सिनेमा समझ एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी जगह को देखा हो और ऐसा लगा हो कि वह सिर्फ चार दीवारों का ढांचा नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की हर एक भावना का गवाह है। वह जगह जहां आपने अपनी सबसे प्यारी यादें बनाई थी और जहां का हर कोना आपकी हंसी और आंसुओं की कहानी कहता हो। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक घर की, लेकिन यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक रिश्ता है। एक रिश्ता जो समय की थपेड़ों के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। यह कहानी कई परिवारों और पड़ावों से होकर गुजरती है। एक पति और पत्नी की जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक ऐसा पड़ाव जहाँ यादें धुंधली हो रही हैं और भावनाएं पीछे छूट रही हैं। पर क्या रिश्तों और जगह का असर कभी मिट सकता है? आइए इस घर के भीतर छुपे उन पलों को फिर से जीते हैं जो कभी खो गए थे। तो चलिए दीवारों की उन कहानियों में खो जाते हैं जिसमें प्यार, दर्द और उम्मीद की हर परत छुपी है। तो फिल्म की शुरुआत में हम डायनासोर और उसके अंडे देखते हैं और ऐसा लगता है पृथ्वी उबल रही है। तभी हम आकाश से आग बरसते देखते हैं, तूफान, विस्फोट और चारों तरफ तबाही। सालों तक सूक्ष्म कण वाली धूल ने वायुमंडल को ढक लिया, जिसमें सूर्य का प्रकाश वर्षों तक अवरुद्ध हो गया, जिससे पूरी पृथ्वी जम गई। धीरे धीरे बर्फ पिघली और पृथ्वी फिर हरी भरी हो गई। पृथ्वी में जीवन फिर से शुरू हो जाता है। जंगल में हम जनजातियों को देखते हैं जो शिकार करते हैं। ये हमारे पूर्वज थे जिनसे मानवता का विकास हुआ। तभी हम एक जोड़े को देखते हैं जो अपनी पत्नी को एक सीप का बना नेकलेस पहनाता है। जल्दी ही वो औरत माँ बनने वाली होती है। वो दोनों सारी जिंदगी साथ बिताते हैं, चांद देखकर खुश होते हैं। धीरे धीरे वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन उसकी पत्नी बूढ़ी होकर मर जाती है। वो आदमी आखिरी बार अपनी पत्नी को छूता है। वो अपना दिया हुआ सीप का नेकलेस अपनी पत्नी के गले में देखता है जो उसने अभी तक पहना होता है। उसके बाद उसके बच्चे उस औरत को दफना देते हैं। उसके बाद हम समय में आगे जाते हैं, जहाँ ठीक उसी जगह के सामने हम एक विला देखते हैं। यह यूरोप का बहुत पुराना गांव है। शायद अब हम 19वीं शताब्दी में हैं, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ लकड़हारे वहाँ के पेड़ काटने लगते हैं और कुछ मजदूर एक घर बनाते हैं। मजदूर दीवारें खड़ी कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है, सोचो यहाँ कोई परिवार हंसेगा, रोएगा और अपनी यादें बनाएगा। लेकिन तब शायद उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये दीवारें केवल एक परिवार की नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की गवाह बनेंगी। वो मजदूर उस घर के सामने एक बहुत बड़ी खिड़की बनाते हैं जहाँ से वो विला हमेशा दिखता रहता है। यहाँ आपको बताती चलूं कि ये पूरी की पूरी फिल्म इसी जगह से शुरू होती है और इसी जगह पर अंत तक चलती रहती है। जब हमने शुरू में डायनासोर देखे थे और पुराने हंटर्स और हमारे पूर्वज, और आखिरी तक यही जगह होगी। आगे हम देखते हैं कि आज के एडवांस जमाने में एक बूढ़ा आदमी यही घर देखने आया है। सामने वही बड़ी खिड़की है और उसके सामने वही विला है। मतलब ये वही पुराना घर है। एक औरत उस बूढ़े आदमी को इस घर के बारे में अच्छी बातें बताती है, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो आदमी इस घर को खरीद लेता है। कहानी फिर पास्ट में जाती है और हम इस घर को देखते हैं कि एक परिवार इस घर में शिफ्ट हुआ है। ये नया जोड़ा है। उस आदमी की पत्नी खिड़की से बाहर देख रही है। वो अपने पति को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। यह घर उनके लिए उम्मीदों का, सपनों का नया आधार है। लेकिन इस घर की दीवारों में न जाने कितनी कहानियां छिपी हुई हैं। उसके बाद ठीक इसी कमरे में हम देखते हैं कि अब समय 1940 के दशक का है। कमरे में एक पायलट को देखते हैं। वो युद्ध में जा रहा है, अपने परिवार से विदा ले रहा है और उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। दीवारें उनकी बातचीत सुन रही है। उसकी पत्नी पूछती है, तुम वापस आओगे ना? पायलट जवाब देता है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो जरूर। इस कमरे ने उनकी मोहब्बत और उनके दर्द को सहेज लिया है और उसके पति की मृत्यु हो गई। हम उसी घर के कमरे में उसी पायलट का फ्यूनरल होते देखते हैं। उसके बाद ठीक इसी कमरे में हम देखते हैं कि ये कमरा अब डिजिटली एडवांस हो चुका है और एक रोबोटिक मशीन घर को साफ कर रही है। कहानी समय में फिर पीछे जाती है।
ठीक इसी घर में हमें फिर एक और परिवार दिखाया जाता है जिसने रिक्लाइनर चेयर का आविष्कार किया है और एक आदमी उससे मिलने आता है। उसे उसकी आराम कुर्सी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो आदमी कुर्सी बनाने वाले आदमी को ऑफर करता है कि मैं आपकी चेयर को टीवी देखने के लिए सभी लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि वो आदमी और उसकी पत्नी बहुत खुश मिजाज हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। उन्हें दुनिया में किसी की परवाह नहीं। शुरुआत में हमें समझ ही नहीं आता कि इतने सारे परिवार क्यों दिखाए जा रहे हैं और चल क्या रहा है। फिर कहानी हमसे क्या कहना चाहती है हमें पता चलता है। कहानी वापस समय में पीछे जाती है और हम उस पहले परिवार को देखते हैं जहां हमें उनके नाम पता चलते हैं। उनका नाम एल और रोश था। जहां हमने देखा था कि रोश एल को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। एल बहुत खुश हो जाता है। जल्दी ही उनका पहला बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रिचर्ड रखते हैं। रिचर्ड धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बचपन में वो बहुत शरारती होता है। वो ड्रम बजाता है। उसके बाद उसी घर में रिचर्ड का एक भाई जिम्मी और एक बहन एलिजाबेथ भी पैदा होते हैं। रिचर्ड दिन भर पेंटिंग बनाता है। उसको पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। उसके पिता कहते हैं पेंटिंग ठीक है पर कमाने के लिए पेंटिंग सही तरीका नहीं है। दरअसल इस समय पेंटिंग्स को काम नहीं माना जाता था। उस समय पर लोग या तो सेना में भर्ती होते थे या क्लर्क की नौकरी करते थे या फैक्ट्री में वर्कर्स होते थे। सभी लोग एक सेट पैटर्न में जीते थे। वो पुराने ख्यालों के थे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कभी क्रिसमस की पार्टी तो कभी डांस, कभी डिनर। देखते ही देखते रिचर्ड 18 साल का हो जाता है। एक रात जब उसके माता पिता घर में नहीं होते, वो अपनी गर्लफ्रेंड मार्गेट को अपने घर लाता है। मार्गेट को वो खिड़की बहुत पसंद आती है। कुछ दिन बाद रिचर्ड अपने पिता को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड माँ बनने वाली है। एल गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अभी 18 साल के हो बस। शोर सुनकर एल की वाइफ रोश पूछती है कि क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। एल कहता है तुम दादी बनने वाली हो और तुम्हारा बेटा बाप बनने वाला है। आपको बता दूं कि ये सीन देखकर तो हंसते हुए पेट में दर्द हो जाए, इतना फनी है। रोश बहुत खुश हो जाती है और रिचर्ड और उसकी गर्लफ्रेंड मार्गेट की शादी हो जाती है। जल्दी उन दोनों की एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो वेनेसा रखते हैं। रिचर्ड पेंटिंग छोड़ देता है और जॉब करने लगता है। मार्केट को घर में जगह कम लगती है। जो खिड़की उसे पसंद आई थी वहाँ दिन भर कोई न कोई होता है। घर में दिन भर शोर शराबा और हलचल है, इसलिए वो वहाँ रहना नहीं चाहती। इसलिए वो रिचर्ड से कहती है हम दूसरा घर ले लेते हैं जिसमें हमें प्राइवेसी मिलेगी, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए भी सोफा नहीं मिलता जहाँ मैं आराम से कुछ देर के लिए बैठ सकूं। रिचर्ड मार्गेट से कहता है इतनी कम सैलरी में नहीं हो सकता। मार्गेट कहती है तो एक बड़ा सोफा ला दो। रिचर्ड एक बड़ा सोफा ला देता है जो उसी खिड़की के सामने रख दिया जाता है, लेकिन मार्गेट शोर से परेशान होती है। इसलिए वो फिर से कहती है कि एक नया घर ले लेते हैं जहां हम अपनी बेटी के साथ रहेंगे, जहां शांति होगी। रिचर्ड कहता है ठीक है। वो अपने घर के डिजाइन बनाता है जो मार्गेट को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन सबको पता चलता है कि रिचर्ड का छोटा भाई जिमी नेवी में जाना चाहता है। उसके जाने से सभी डरे होते हैं कि युद्ध होगा तो खतरा होगा, इसलिए एल और रोश उसे जाने से मना करते हैं, पर वो उनकी बात नहीं मानता। जिमी कहता है आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि आपका एक बेटा देश के लिए काम करेगा। जिमी के फैसले से घर में कोई खुश नहीं होता। उसके जाने की वजह से अब रिचर्ड और मार्गेट भी अपने नए घर के प्लान को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि रिचर्ड की बहन एलिजाबेथ की शादी हो चुकी है। घर में अब रिचर्ड के माता पिता के अलावा सभी लोग जा चुके हैं। एक दिन एल को बैकयार्ड में खोदते हुए वो नेकलेस मिलता है जो मनुष्य सभ्यता की शुरुआत में हमारे एक पूर्वज ने अपनी पत्नी को पहनाया था। रोज जब वो नेकलेस छूती है तो एल उसे मना करता है और कहता है कि ये बहुत पवित्र है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। रिचर्ड की बेटी वेनेसा अब स्कूल जाने लगी है। एक दिन वेनेसा रोते हुए स्कूल से आती है और बताती है मैंने जो ब्लू रिबन इनाम में जीता था वो मुझसे खो गया है। मार्गेट बड़ी मुश्किल से वेनेसा को शांत कराती है। दूसरे दिन मार्गेट को वो रिबन सोफे के अंदर मिलता है। वेनेसा अपना रिबन पाकर खुश हो जाती है। हम देखते हैं समय के साथ अब मार्गेट और रिचर्ड एजेड दिखने लगे हैं। एक दिन रिचर्ड की माँ रोश देखते ही देखते बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि उसे पैरालिसिस का अटैक आया है। एल को एहसास होता है उसने और रोश ने सारी जिंदगी अपने बच्चे पालने में बिता दी। इसलिए एल डिसाइड करता है कि वो रोश को लेकर कहीं और रहेगा जहां वो दोनों साथ में समय बिता सकें। रिचर्ड उनको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसकी माँ का ध्यान अकेले नहीं रख पाएंगे, पर एल नहीं मानता और अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है।
रिचर्ड और मार्गरेट पूरे घर में अकेले होते हैं। रिचर्ड जब पहली बार मार्गरेट को घर लाया था, जब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उस दिन के बाद से ये पहला मौका है जब रिचर्ड और मार्गरेट घर में अकेले हैं। रिचर्ड मार्गरेट से कुछ कहना चाहता है, पर मार्गरेट उसे चुप रहने का इशारा करती है और उसे शांति महसूस करने का इशारा करती है। मार्गरेट को शांति बहुत अच्छी लगती है। रिचर्ड का एहसास होता है मार्गरेट जरूरी चीजें भूलने लगी है, उसे बातें ध्यान नहीं रहती, उसे याद दिलाना पड़ता है। कुछ दिन बाद घर में सभी लोग इकट्ठे होते हैं। हम देखते हैं मार्गरेट का आज 50वां जन्मदिन है। सब पार्टी कर रहे हैं। रिचर्ड मार्गरेट से मोमबत्तियां बुझाने के लिए कहता है, पर वो भावुक हो जाती है। मार्गरेट कहती है, मैं 50 साल की हो गई, पता ही नहीं चला। रिचर्ड, मैं चाहती थी मैं लॉ स्कूल जाऊं, मैं चाहती थी मैं सारा पेरिस घूमूं, पर देखो ना, 1 साल बाद, फिर अगले साल बाद, करते करते मैं 50 साल की हो गई हूँ। वो भावुक हो जाती है। मार्गरेट को लगता है कि उसने जिंदगी जी ही नहीं। वो रिचर्ड से कहती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ और पेरिस घूमना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक दूसरे अपार्टमेंट में रहने के लिए जाने वाली हूँ। वो रिचर्ड से पूछती है, तुम क्या करना चाहते थे? रिचर्ड कहता है, पेंटिंग। वो पूछती है, तो तुमने क्यों छोड़ दिया? रिचर्ड कहता है, पता ही नहीं चला क्यों छोड़ दिया। उसके बाद मार्गरेट घर छोड़ देती है, लेकिन रिचर्ड को पता चलता है कि रिचर्ड की माँ रोज की मृत्यु हो गई है। उसका पिता एल वापस लौट आता है। एल रोश के जाने के बाद बहुत दुखी है। वो हर पल उसे याद करता है। एल की कमर की हड्डी में परेशानी है, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसे चलने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से रिचर्ड को एल का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ दिन बाद एल बड़ी मुश्किल से उठता है और रोश की तस्वीर उठाता है और उसे याद करते हुए उसकी भी मृत्यु हो जाती है। रिचर्ड को बहुत दुख होता है। अब उसके पास कोई नहीं है जिसकी उसे जिम्मेदारी उठानी है। वो अपने पिता का बेड हटा देता है। पूरे घर में वो अकेला है। वो बहुत सारे रंग और कैनवस लाता है और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता है। मार्गरेट के साथ उसने जो पल जिए थे, वो उन सभी पलों को अपनी कल्पनाओं के रंग से भर देता है। हम देखते हैं रिचर्ड दिन भर पेंटिंग्स बनाता है। पूरा घर पेंटिंग से भरा है, जैसे वो अपने बचपन में बनाया करता था। एक दिन वो मार्गरेट को फोन करता है और अपने माता पिता की मौत की खबर मार्गरेट को देता है। मार्गरेट उसे हौसला रखने के लिए कहती है। रिचर्ड उसे लंच के लिए घर आने के लिए कहता है। मार्गरेट उससे मिलने आती है। मार्गरेट अपने साथ खाना लाई थी। मार्गरेट जब घर आती है, पूरे घर में सिर्फ सुंदर तस्वीरें थी। जो पल रिचर्ड और मार्गरेट ने साथ में बिताए थे, वो सारे पल। मार्गरेट बहुत खुश होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि रिचर्ड वो काम कर रहा है जो वो हमेशा से करना चाहता था। रिचर्ड मार्गरेट को बताता है, मैं ये घर बेच रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वेनेसा अपनी मर्जी से पढ़े और जिए। वो लॉ स्कूल में पढ़ना चाहती है। उसकी फीस के लिए मुझे ये घर बेचना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि घर बेच दिया जाता है। जो अलग अलग परिवार हमने देखे थे, वो सब रिचर्ड के घर बेचने के बाद इस घर में रहने आए, इसी घर में बसे और अपनी यादें बनाई। आखिर में हम मूवी के पहले सीन को देखते हैं, जिसमें एक औरत बूढ़े आदमी को घर दिखा रही थी। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही है। उसने अपना घर इतने सालों बाद वापस खरीद लिया है। कुछ देर बाद उस कमरे में हम मार्गरेट को देखते हैं, जो सब भूल गई है। वो थोड़ी उलझन में थी, उसकी आंखों में सवाल थे। रिचर्ड कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम कहती थी ना तुम्हें एक घर चाहिए, ये है हमारा घर जहाँ हम रहेंगे। रिचर्ड कहता है, मार्गरेट याद है, ये वही जगह है। मार्गरेट ने उस घर को देखा। उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई, जैसे किसी धुंधली याद को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। वह खिड़की और दीवारों को देखती है, जैसे उनसे कुछ पूछ रही हो। उसकी यादें जो समय की परतों में कहीं गुम हो चुकी थी। रिचर्ड कहता है, क्या तुम्हें वेनेसा याद है, हमारी बेटी? उसका ब्लू रिबन खो गया था, वो कितना रोई थी। याद दिलाने पर मार्गरेट को सब कुछ याद आ जाता है। वो भावुक हो जाती है। इसी भावनाओं के साथ हमें छोड़ दिया जाता है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम इस फिल्म के किरदार होते तो हम अपनी जिंदगी को कैसे चुनते। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। पूरी फिल्म में पहली बार हम उस घर के बाहर देखते हैं, जो गवाह है सदियों का, मानव सभ्यताओं के इतिहास का, प्यार का, रिश्तों का, कर्तव्यों का, मूल्यों का, जीवन की अहमियत का। तो ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।